हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज चल रही हमारी फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की 11वीं क्लास की बुक है और इस बुक से यूपीएससी में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 8 से 9, कई बार 10 भी देखे गए हैं। इसलिए इस बुक के बेस पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, इसको हम देखते हैं और इस चैप्टर से 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था। कौन सा पॉइंट आया था वो समझाऊंगा मैं। पहले समझते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एनवलप ऑफ द गैसेस सराउंड आवर हाउसेस एंड एनवायरमेंट, यानी जो हमारे आसपास की जो गैसों का एनवलप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसा है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। और देखेंगे इसमें क्या लिखा है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज द वाइटल लाइफ सपोर्टिंग इन्वॉल्व द गैसेस सराउंडिंग द प्लेनेट हेल्ड इन द प्लेस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सभी हमारे अर्थ के पास क्यों है एटमॉस्फेयर? क्योंकि ग्रेविटी है। याद कीजिए, जो मैंने इस सीरीज का जो पहला क्लास ली थी, उसमें समझाया था ग्रेविटी और मैग्नेटिक पोल ने ही हमारे अर्थ पे लाइफ को सस्टेन कर रखा है। ठीक है। इट परफॉर्म सेवरल एसेंशियल फंक्शन। ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए एसेंशियल फंक्शन क्या करते हैं? सोचो, ये गैसें ना होती तो क्या फोटोसिंथेसिस होता? ये गैसें ना होती तो टेम्परेचर मेंटेन होता? ये गैसें ना होती तो क्या हम ब्रीदिंग कर पाते? तो कई सारी चीजें ये हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये एसेंशियल है लाइफ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हम लोग एक विलन गैस के रूप में देखते हैं। ये विलन नहीं है। सोचो, इस अर्थ पे जब आइस एज थी तो हमारी पूरी अर्थ थी वो आइस कवर्ड थी। कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन नहीं किया कि ये सारी आइस मेल्ट कैसे हुई? इसी CO2 से। अगर ये CO2 ना होती तो लाइफ भी ना होती। और बिलीव कीजिए, जिस दिन अर्थ से लाइफ डिस्ट्रॉय भी होगी, वही गैस जिम्मेदार है CO2। इसीलिए CO2 को लाइफ सस्टेनिंग एंड लाइफ डिस्ट्रॉइंग गैस भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। वहीं ऑक्सीजन बारे हम जानते ही हैं, ये हमारे सांस लेने हेल्प करती है। ठीक है। वेदर क्लाइमेट को समझ लीजिए। वेदर होता है एक शॉर्ट ड्यूरिंग और छोटे एरिया की क्लाइमेटिक फिनोमिना होती है। आप देखोगे, वेदर हमेशा छोटे एरिया का होगा। अब उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में हरिद्वार का वेदर अलग होगा, ऋषिकेश का अलग होगा। वहीं क्लाइमेट क्या होता है? ये बड़े एरिया का होता है और ये लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं होता। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के अनुसार क्लाइमेट को बदलने के लिए मिनिमम 35 ईयर का समय चाहिए होता है। इसीलिए बचपन से अब तक हमने इंडिया का क्लाइमेट क्या देखा है? सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंट्री। वो कभी बदला नहीं, लेकिन वेदर बदलता है। जैसे अभी बाहर बादल घेरे हुए हैं, हो सकता है कि शाम तक धूप फिर से खिलाए। ये वेदर है। वही क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के बाद चेंज होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूं। कभी आपने सोचा कि पूरे जो गल्फ कंट्री हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सब में वर्ल्ड का 60% क्रूड ऑयल डिपॉजिट है। इतना क्रूड ऑयल इसके अंदर आया कैसे? जबकि वहां तो डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर रेत है। उस सैंड के अंदर क्रूड ऑयल आया कैसे? यानी रेत के अंदर अगर क्रूड ऑयल की क्वालिटी होती तो हमारे वहां भी सैंड बहुत ज्यादा है, फिर वहां पे क्रूड ऑयल क्यों नहीं है? यानी ये प्रूफ कर रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहे होंगे, और वो रेन फॉरेस्ट रहे होंगे तो डेफिनेटली फ्लोरा एंड फोना भी रहे होंगे। जब फोना रहा होगा, जब वहां पे क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, तो सब कुछ क्या हो गया?
सबमर्ज हो गया, जमीन के अंदर दब गया, और उसी दबने की वजह से वहां पर पीवीटी प्रोसेस हुई। उस पीवीटी प्रोसेस को आप लोग पढ़ सकते हैं रॉक सिस्टम में, जब मैंने मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ाई थी। जब यही जो फॉसिल होते हैं पीवीटी प्रोसेस यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल से। इसीलिए गल्फ कंट्री या सऊदी अरब में फॉसिल फ्यूल के डिपॉजिट पाए जाते हैं। इसी तरह अलास्का में पूरा हर जगह फ्रीजिंग कंडीशन है, वहां पर गैस और क्रूड ऑयल कैसे पाया जाएगा? इसीलिए क्योंकि वहां पे कभी क्लाइमेट अलग था, आज क्लाइमेट अलग है, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं। यानी जैसा आप प्रेजेंटली उसको देख रहे हैं, पास्ट में वो वैसा नहीं था। और इस बात से एक बात और प्रूफ होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय बैगनर। अब आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर जो है उसकी थिकनेस कई जगह 1000 किलोमीटर, कई जगह 2000 है, लेकिन ध्यान रखिए हमारे एटमॉस्फेयर की 99% जो एक्टिविटी होती है, लाइक रेनफॉल, साइक्लोन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी लगभग 32 किलोमीटर के अंदर परफॉर्म हो जाती है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, ये लाइन यूपीएससी स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। आगे देखेंगे, यानी हमारे एटमॉस्फेयर भले ही 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड है ऊपर, लेकिन जो 99% वेदर फिनोमिना होती है जस्ट 32 किलोमीटर के अंदर परफॉर्म होती है। वहीं देखेंगे इसके साथ यहां पे प्रेशर, डेंसिटी, ये सभी भी एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज हो जाती है। अगर ये डिक्रीज ना होती तो समर वेकेशन मनाने हम शिमला मसूरी क्यों जाते? क्योंकि ऊपर डेंसिटी कम हो जाती है, एयर थिन हो जाती है, और थिन एयर को फिलअप करने के लिए ठंडी हवाएं आती है। अब हम देखेंगे गैसों का कॉम्पोजिशन। ये मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी से इमेज लिया है। तो ये गैसों के नाम याद रखिए, इनके परसेंटेज विथ फॉर्मूलास, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर केवल फॉर्मूला देख के उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। खासकर यहां के बाद ये 4 गैसें जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होपफुली सभी को याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डाटा वो नहीं पूछेगा, इन्हीं ऑर्डर को अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ये हम जानते ही हैं। अब देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का रोल क्या है। आप जानते हैं नाइट्रोजन कितनी 78% है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का नेचर हमें समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन एक कूलेंट या ठंडी गैस है। जब चिप्स खोलते हो लेस का, भरा भरा होता है, लगता है पूरा चिप्स भरा है, और खोलते क्या मिलता है? धोखा, क्योंकि उसके अंदर चिप्स तो कम होती है, गैस भरी होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। वो ठंडी गैस होती है, तभी तो लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ या 12 मंथ। इसलिए ये हमारे फोटोसिंथेसिस में भी रोल निभाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन किसके चाहिए? प्लांट के लिए चाहिए। वो भले ही सीधे एयर की नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, उनकी जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सभी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसी से कंप्लीट होती हमारी नाइट्रोजन साइकिल। क्या लिखा है? एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सिंथेसाइज प्रोटीन बट मस्ट फिक्स वाया द नाइट्रोजन साइकिल। यानी एयर की नाइट्रोजन को हमारे रूट में रहने वाले बैक्टीरिया नहीं ले सकते, वो कन्वर्ट करते हैं एयर की नाइट्रोजन को, तब जाके प्लांट उस नाइट्रोजन को इनटेक कर पाते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिन मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन नहीं होते वहीं पर पाए जाते हैं इंसेक्ट्स प्लांट, जिन्हें बोलते हैं पिचर प्लांट, लाइक नेपेंथिस, वीनस फ्लाई, ये सभी। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए और कंबक्शन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, आग बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। ठीक है, एनिमल, हम सभी इसके बिना अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एनसीईआरटी है, तो हम 0.03 ही करेंगे।
ठीक है, ये क्रूशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए भी है। एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है कि हमारे सन से आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन को तो नहीं रोकती, लेकिन जाने वाली को ये रोक लेती है, क्योंकि ये हमारे आउटर स्पेस में जाकर एक लेयर बना लेती है, जिससे जाने वाली, ठीक है, आउट गोइंग गैसों को ये रोक लेती है। इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी CO2 के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्रीन हाउस इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ एक ग्रीन हाउस की तरह काम करती है कि जो आने वाली सोलर रेडिएशन को आने दे रही है, जाने वाली को जाने नहीं दे रही है। क्यों नहीं जाने दे रही है, क्योंकि ड्यू टू पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये जो CO2 एक्सेसिव रिलीज हुई है, इसने एक लेयर्ड फॉर्म कर दी है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे जाने वाली गैसें नहीं जा पा रही हैं। इसलिए अर्थ के अंदर इन गैसों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। इसलिए अर्थ हमारी एक ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग, यानी जाने वाली को जाने नहीं दे रहा है। इसी वजह से हमारा अर्थ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, लोअर एटमॉस्फेयर। ऑर्गन क्या होती है, एक नोबल गैस। नोबल का मतलब क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करती, ध्यान रखेंगे। और लेकिन इसी ऑर्गन गैस को हम ट्यूबलाइट या बल्ब में भरते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है। तो इन पर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वाटर वेपर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में 0 से 4% तक होती है। और सभी जो क्रियाएं होती हैं, क्योंकि वाटर वेपर क्या है, गैसियस फॉर्म में, इसी के रिएक्शन द्वारा ही रेनफॉल होती है, सभी केमिकल प्रोसेस होती है, एसिड रेन होती है, सभी कुछ इसी के द्वारा हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के अनुसार डिक्रीज होता है, यानी इक्वेटर से पोल की ओर क्या होगा, वाटर वेपर घटेगा, और हाइट की ओर जाने पर भी वाटर वेपर घटता है। तभी तो हम जो दिल्ली में भी मॉइस्चर फील कर रहे हैं, वो मॉइस्चर आपको शिमला में नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्मल ब्लैंकेट ग्रुप में काम करती है, ये तो आप जानते ही हैं। वेदर को इन्फ्लुएंस करती है, भाई ये बता दिया मैंने। डस्ट पार्टिकल, देखो डस्ट पार्टिकल में क्या आते हैं, ऐश जो राख होती है हमारे आसपास फैक्ट्री से निकलती है, ओशन से जो सॉल्ट इवेपोरेट होती है वाटर वेपर के थ्रू, शूट जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, पोलन और मिट्रोटिक डस्ट, यानी जो उल्का पिंड से जो डस्ट निकलते हैं टूटने के बाद, ये सभी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। इन्हीं को एक टर्म्स दिया जाता है, टर्म्स याद रखिएगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इन्हीं डस्ट के ऊपर जाकर ये मॉइस्चर इकट्ठा हो जाते हैं, और इन्हीं मॉइस्चर के इकट्ठा होने से क्या बनते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। द बेसिस फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन व्हेन वाटर वेपर कंडेंस अराउंड देम, ये लाइन सीधे सीधे एग्जाम में रखी जा सकती है आपके लिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ओजोन गैस, इसके बारे में हम क्या नहीं जानते। सबसे पहली तो ये सन से आने वाली रेडिएशन को रोकती है, और ये हमारे अर्थ पे एक मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, जिससे लाइफ का सपोर्ट हो सके। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। ध्यान रखेंगे, दो टाइप की ओजोन होती है। जो स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन होती है उसे हम लोग गुड ओजोन कहते हैं, जबकि जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है उसे हम लोग बैड ओजोन कहते हैं। बैड ओजोन किसके लिए होती है, एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती है। ये बनती कैसे है, हमारे घरों में आसपास पेंट होता है, पेंट में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसीलिए पेंट जब गीला होता है, जब वो उड़ जाता है तो सूख जाता है,
जो उड़ गया एयर में वही है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमारे कारों से, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसके अंदर होता है बेंजीमिन वगैरह। इन दोनों के रिएक्शन से बनती है बैड ओजोन। ये बहुत जिम्मेदार है, ये ध्यान रखेंगे। और ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। उसमें भी किससे रक्षा करती है? अल्फा बीटा गामा होती है, तो बीटा से हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि गामा को तो हम रोक ही नहीं सकते। और ये जो ओजोन होती है ये किस कलर की गैस होती है? तो ध्यान रखिए, ये ब्लू कलर की होती है। कैसी स्मेल होती है? फिश जैसी स्मेल होती है। इसको नापने की यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट इसको नापी जाती है। इसको बचाने के लिए जो समिट हुआ था उसे बोलते हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में हुआ था। इसी को रिप्लेस करते हुए नई एग्रीमेंट आ गया है, इसे बोलते हैं किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट कब हुआ था? 2016 में हुआ था, लेकिन अप्लाई कब से हुआ है? 1 जनवरी 2019 से। टारगेट ईयर है 2045 और इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करने की बात कही गई है। याद है, ध्यान रखेंगे। ओजोन की जो होल की खोज की थी वो की थी ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ फेनन ने। ये सभी ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट बता दे रहा हूं प्रीलिम्स के लिए ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। ये हो गया। अब आते हैं अर्थ के हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर के लिए। बेसिकली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें होती है ट्रोपोस्फियर, इसमें होती है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। आपको अक्सर याद कैसे होगा? याद हो जाएगा, TSM याद कर लो, ट्रोपो स्ट्रेटो मेजो। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगर पूछ ले इसमें सबसे थिक कौन सी है, तो वह सबसे थिक है एक्सो। फिर कर लेंगे थर्मो। इस तरह करके आप इनकी ऑर्डर वाइज अरेंज कीजिए। जैसे इसकी एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर, स्ट्रेटो की 50, इसकी 80 किलोमीटर, इसकी 420 के अराउंड, यस सॉरी 420 बोल रहा हूं, 620 किलोमीटर, ठीक है। इसकी 1000 किलोमीटर के आसपास होगी। तो इस तरह आप इनको अरेंज कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लेयर किसको कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। क्यों? ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सभी कहां होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर क्या पाए जाते हैं? क्लाउड पाए जाते हैं। और क्लाउड जहां होंगे वहीं पर रेनफॉल होगा, वहीं पर मौसम साफ होगा। यानी ये सभी एक्टिविटी क्लाउड के वजह से यहां पर कंट्रोल होती है। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है, लेकिन पोल पर इसकी हाइट ओनली 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर। आप कहोगे सर इक्वेटर पे ज्यादा क्यों? इक्वेटर पे सन की लाइट सीधे पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है और वार्म एयर हल्की होती है, इसलिए हाइट ज्यादा होती है। पोलर एरिया में ठंडा एरिया होता है और ठंडी एयर डाउनवर्ड होती है, इसलिए यहाँ पे हाइट 8 किलोमीटर होती है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। यहां पर क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट। इस रेट का मतलब क्या होता है कि जब आप पहाड़ों पर ऊपर जाते हो तो आप गर्मियों में ठंडी फील करते हो। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर घटता है और इसकी रेट क्या होती है? 1000 मीटर बराबर
6.5 डिग्री सेल्सियस और 165 मीटर बराबर 1 डिग्री सेल्सियस माइनस होता है। इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ट्रोपोपॉज बता दिया, ये बाउंड्री है किसकी? ट्रोपोस्फीयर की। यहां के बाद ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी हाइट है 18 टू 50 किलोमीटर। इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। अभी मैंने सारी कंडीशन समझा दी हैं। सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करती है और इसी लेयर में ध्यान रखेंगे इसी लेयर में एरोप्लेन उड़ते हैं। इसीलिए क्योंकि यहां पर नो वेदर एक्टिविटी। वेदर एक्टिविटी क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पे क्लाउड नहीं पाए जाते हैं। वर्टिकल विंड का मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि विंड का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है वो केवल ट्रोपोस्फीयर तक होता है, तभी तो वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आपने फ्लाइट से जर्नी की है तो आपने देखा होगा कि हमेशा फ्लाइट्स बादलों से ऊपर उड़ती हैं। आप समझ गए होंगे। मीजोस्फीयर, इसकी हाइट 80 किलोमीटर के अराउंड होती है। इस लेयर में टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहां पर कोल्डेस्ट गैस नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। इसी लेयर में क्या होती है? मीट्रॉइड्स की बॉम्बिंग होती है, जिनको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। क्योंकि ये जो मीट्रॉइड्स टूटते हैं, ये टूटते तारे जैसे फील होते हैं और इन्हीं मीट्रॉइड्स के टूटने से जो डस्ट पार्टिकल निकलता है, उसी डस्ट पार्टिकल से यहां पर एक क्लाउड बनते हैं। उन क्लाउड को बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड इसीलिए बनते हैं। और मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम भी इसी लेयर में कंडक्ट होते हैं। देखो, मीट्रॉइड्स बर्न अप एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसकी बाउंड्री क्या होती है? मीजोपॉज होती है। और मीजोपॉज देखो ये होता है उल्का पिंड या फिर मीट्रॉइड्स, इन्हें बोलते हैं शूटिंग स्टार। और मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम भी मीजोस्फीयर तक कंडक्ट किए जाते हैं। थर्मोस्फीयर को हम लोग आइनोस्फीयर बोलते हैं। इसकी हाइट 400 किलोमीटर तक होती है। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि इंटेंस सोलर रेडिएशन होता है। इसी लेयर में पाया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर जाकर हमारे एस्ट्रोनॉट रिसर्च वगैरह परफॉर्म करते हैं। और यहीं पे पाया जाता है आइनोस्फीयर, जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम लोग रेडियो टेली कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इसी एरिया में अरोरा इवेंट पाया जाता है। अगर आप लोग को याद है मेरी सोलर सिस्टम वाली क्लास, तो उसमें मैंने अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस पढ़ाया था। क्योंकि सन से आने वाली सोलर विंड जब होती हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो वीक लाइन होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर टकरा कर एक लाइटिंग इवेंट होती है। उसी लाइटिंग इवेंट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियोलिस और सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और सैटेलाइट जो होते हैं, वेदर सैटेलाइट, सैटेलाइट में वेदर सैटेलाइट जो होते हैं वो थर्मोस्फीयर में ही लॉन्च किए जाते हैं। सबसे बाहर की लेयर होती है हमारी एक्सोस्फीयर। यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लाइटर गैसें मानी जाती हैं। ये लेयर इतनी थिन होती है कि हाई टेम्परेचर के बावजूद भी आप अगर यहां पर अपने स्पेस क्राफ्ट से अपना हाथ भी बाहर निकाल दोगे, तब भी आपको गर्मी फील नहीं होगी।
अब आते हैं सोलर रेडिएशन। इसको हम देखेंगे बहुत ध्यान से। देखो, सन से जो रे आती है, सन हमारे अर्थ पे एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, और जो सन से एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, और जो वापस जाती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में है। और ध्यान रखोगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो आने वाली से नहीं, जाने वाली से होता है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और कई बार पहले पूछ चुकी है। लोग कहते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। अरे भाई, सेम लाइन थोड़ी रिपीट होगे, चैप्टर होगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसुलेशन। ध्यान रखो, जो हीट सन से चलती है वो होती है रेडिएशन ग्रुप में, जो अर्थ प्राप्त करता है उसे एक बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसुलेशन। ध्यान रखेंगे। और ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये सीजन, लेंथ सबके अनुसार अलग होती है। गर्मियों में आप सोचो, दिल्ली में गर्मी हम ज्यादा पा रहे हैं, ठंडियों में इसी दिल्ली में हमें हीट कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि सन का एंगल चेंज हो जाएगा। एपीहीलियन, पेरीहीलियन क्या होता है? अब सोचो, एक टाइम पे सन और अर्थ की दूरी बहुत ज्यादा है, तो अपार्ट यानी दूर, अपार्ट मतलब दूर हो गया। तो जब सन और अर्थ के बीच की दूरी है, ये कंडीशन होगी 4 जुलाई को, इसे बोलेंगे एपीहीलियन। और 3 जैन को सन और अर्थ के बीच की दूरी सबसे कम होगी, इसे बोलेंगे पेरीहीलियन। तो जब पास और दूर होंगे तो डेफिनेटली सन की लाइट का इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं P फॉर पास, P फॉर पेरीहीलियन। दूर मतलब अपार्ट यानी एपीहीलियन। देखो, अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन इज इलिप्टिकल लीडिंग टू वेरिंग डिस्टेंस, यानी इलिप्टिकल पाथ होने से कभी सन अर्थ के पास होता है, कभी दूर होता है, इसीलिए इसका सोलर रेडिएशन पे इंपैक्ट पड़ता है। ये बताया जाए, देखो, पेरीहीलियन 3 जन को होता है, एपीहीलियन 4 जुलाई को। दूरी ज्यादा है, यहां दूरी कम है। ये बताई दिया मैंने आप लोग को। तो क्या लिखा है? मोर सोलर रेडिएशन रिसीव इन जनवरी। क्यों? यहां पे सन की लाइट का एंगल है, देन इन जुलाई थ्रू सीजनल वेरिएशन आ गया ऑन द अर्थ डोमिनेट इन मोर एक्सियल टिल्ट। ध्यान रखो, जनवरी में सन की लाइट ज्यादा मिलती है, कितनी? 7% ज्यादा। तो सर ठंडी क्यों होती है? क्योंकि एंगल बहुत दूर होता है, एंगल का असर है, टिल्ट का असर है। द लैंड सी कॉन्ट्रास्ट देन इज ऑर्बिटल डिफरेंस। और लैंड और वाटर का कॉन्ट्रास्ट भी है भाई। पानी देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। पानी जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। अब इंसुलेशन को फर्क करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ जब रोटेट करती है उस वजह से भी सन की लाइट का असर पड़ता है। आप देखो, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, सुबह 5 बजे उजाला हो जाता है, शाम को 7 तक उजाला रहता है, यानी उजाला 14 घंटे तक रहता है। वही ठंडियों में क्या होता है? देखो, 7 बजे तक उजाला उजाला निकलता है और 5 बजे अंधेरा, 10 घंटा। इसलिए दिन और रात का भी असर पड़ता है सोलर रेडिएशन में। एंगल की बात मैंने कही थी कि दिल्ली में खड़े हो गर्मी में अलग एंगल पे, ठंडी में अलग, इसलिए एंगल का भी असर पड़ेगा सन की लाइट का। अभी क्या है, सन हमारे सर के ऊपर ऑलमोस्ट है, ठंडियों में स्लैंटिंग हो जाएगा। लेंथ ऑफ द डे मैंने बता ही दिया। देखिए, इसीलिए जो चीजें समझा दिया हूं उस पर हम ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, यानी आप देखो, जिस दिन बादल होंगे जाहिर सी बात है सन की लाइट कम आएगी, जिस दिन आसमान खुला होगा सन की लाइट ज्यादा आएगी, यानी ट्रांसपेरेंसी का भी असर होता है। साथ में पोल्यूशन का भी,
इसीलिए आपने देखा होगा दिवाली के बाद विंटर में, जब ठंडियों में जब मौसम देखो 3-4 दिन तक धुंध रहता है, यानी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, इसलिए क्या होता है, सन की लाइट अर्थ को कम मिलती है, खासकर दिल्ली को। ठीक है, स्लोप का भी असर पड़ता है। जो माउंटेन के फेस सन के सामने है वहां लाइट ज्यादा मिलेगी, पीछे लाइट कम मिलेगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लद्दाख। इसीलिए लद्दाख कहां पड़ता है, रैन शैडो रीजन में, इसलिए वहां पर सन की लाइट कम पहुंचती है। ये बताई दिया मैंने सोलर रेडिएशन के बारे में, इस पे हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। स्कैटरिंग, ये लाइन याद रखिएगा, इस बार मुझे क्यों लग रहा है यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जो सुबह सुबह ऑरेंज कलर का सन देखते हो और शाम को देखते हो जब डूबते वाला होता है, वो स्कैटरिंग के वजह से होता है। हमारे अर्थ को हम लोग ब्लू प्लेनेट बोलते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो रिफ्लेक्शन ना होकर वो बेसिकली स्कैटरिंग होता है। ब्लू स्काई एंड द रेड सनसेट और सनराइज, ये किसका एग्जाम्पल है, स्कैटरिंग। इसको स्टार मार्क लगा लीजिए मेरे हिसाब से। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सम रेडिएशन इज बाउंस बैक टू स्पेस स्पेशली फ्रॉम क्लाउड एंड आइस। जब क्लाउड और आइस से रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। अब देखते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। जाहिर बात ट्रॉपिक्स के एरिया होते हैं। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, इसके बीच में सन की लाइट ज्यादा मिलेगी, इसलिए ये एरिया गर्म होंगे। पोलर रीजन में सन की लाइट कम हो जाएगी, इसलिए ये एरिया ठंडे होते हैं, ये आपको पता होगा। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ठीक है, सहारा वगैरह, यहां पर क्या होते हैं, सन की लाइट सबसे ज्यादा रिसीव होती है। क्यों, क्योंकि यहां क्लियर स्काई है और लोअर ह्यूमिडिटी है। क्योंकि ह्यूमिडिटी होगी तो बारिश होगी, ह्यूमिडिटी कम है तो बारिश भी नहीं हो रही है, सन खुला हुआ है, इसलिए यहां पर हॉट डेजर्ट फॉर्म होते हैं। ओशन और लैंड की बात करें तो सेम एल्टीट्यूड पे लैंड क्या होगा, इंसुलेशन ज्यादा रिसीव करेगा। ठीक है, ये लाइनें ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो यही क्वेश्चन 2024 प्रीलिम से पूछा था, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ध्यान रखेंगे, अर्थ ऑब्जर्व इनकमिंग एंड रिसीव्ड एनर्जी लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, दिस कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो क्या रहा है, अर्थ ऑब्जर्व कर रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, रेडिएट एनर्जी जो कर रहा है वापस भेज रहा है लॉन्ग वेव, जो लॉन्ग वेव वापस भेज रहा है उसी बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द एटमोस्फेयर ऑब्जर्व दिस रेडिएशन फ्रॉम बिलो नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द सन। ये जो होता है ये सन से नहीं मिलता, नीचे से स्टार्ट होता है। नीचे से कैसे स्टार्ट होता है ये समझिए। देखो आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कंडक्शन। कैसे, आप एक तवे गरम को छुओ और बहुत देर तक छुओगे तो हीट आपके पास लगेगी, आपको गर्म फील होगा, आप तवे को छोड़ दोगे। बचपन में पढ़ा होगा आपने, दो अपोजिट टेम्परेचर की बॉडी को मिलाया जाए तो हीट का ट्रांसफर हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है, और तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसी तरह जब अर्थ हमारा गर्म हो गया तो अर्थ के कांटेक्ट में जो पार्टिकल के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा, वो जो पार्टिकल के थ्रू हीट का ट्रांसफर हुआ उसे बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, और इस कंडक्शन के बाद यहां पर जो वेव फॉर्म्ड हुई, वेव के रूप में एनर्जी गई, उसे बोलेंगे कन्वेक्शन। ठीक है,
इससे जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, इसी को बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये तीनों चीज जुड़ी होती है आपस में हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए। क्या लिखा है? कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन अर्थ सरफेस एंड लोअर एटमॉस्फेयर। क्यों? हमारा लोअर एटमॉस्फेयर क्या है? जैसे फ्राइबेन को गर्म करो तो पानी भी गर्म हो जाता है, और पानी में जब भाप निकलती है वो वेव के रूप में निकलती है। जो ध्यान रखो, जो फ्राइबेन गर्म हुआ वो कंडक्शन है, ठीक है, और जो वेव के रूप में एनर्जी निकली वो कन्वेक्शन है। और जब फ्राइबेन का ढक्कन खोल दो तो आसपास का एरिया गर्म हो जाता है, यानी फैल गई चारों तरफ। जो फैल गई उसे बोलेंगे रेडिएशन। ये समझिए, टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ गए तो कभी एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगी। कन्वेक्शन क्या हो गया? वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट वाया राइजिंग एयर सर्कुलेशन। एयर ग्रुप में जा रही है, गर्म एयर ऊपर जाएगी, ठंडी नीचे आएगी और एक सर्कल का फॉर्म बनाएगी, इसी बोलेंगे हम लोग कन्वेक्शन करंट। और इसी कन्वेक्शन करंट के थ्रू इंडिया में मार्च से लेकर मई तक बारिश होती है। जो अभी बारिश होगी हमारे वहां, वो कन्वेक्शन करंट के रूप में होगी, जो शाम को अक्सर होती है। एडवेक्शन क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है उसी को बोलते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन को ही दूसरे भाषा में बोलते हैं विंड। ध्यान रखेंगे, विंड को ही एडवेक्शन बोलते हैं, चाहे ट्रेड विंड हो, ये सब हो। तो इसी का एग्जांपल है लू हो गया, ट्रेड विंड हो गया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड विंड। और वर्टिकल मूवमेंट क्या हो जाएगा? एयर। जो कन्वेक्शन थी वो एयर का एग्जांपल था। देखिए हीट बजट क्या होता है? सन से मान लीजिए 100 यूनिट हीट आई और 100 चली गई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जितनी एनर्जी आई उतनी वापस चली गई, यानी अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन रहा। मैं कहूंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी आई और वापस चली गई, फिर तो दिन में हम खौल जाते, रात में हम बर्फ बन जाते हैं। यानी कुछ अमाउंट हीट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्टोर रहती है। किससे? ग्रीन हाउस गैसों के रूप में, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, इसलिए हमारा अर्थ एक हमेशा कांस्टेंट हीट मेंटेन करता है। तभी तो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थ मेंटेन अ नियर कांस्टेंट एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हो गया आप लोग का। देखो एल्बिडो क्या होता है? अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक विदाउट बीइंग ऑब्जर्व बाय अर्थ सरफेस, यानी अर्थ को टच करके जो वापस चली गई, रिफ्लेक्ट कर गई, जिसने अर्थ को गर्म नहीं किया। जैसे एक तवा बहुत गर्म हो, आप बस छुइए, अलग कर दिए, तो क्या हीट का एहसास होगा? नहीं। तो बस टच करके वापस चली गई, यानी ऐसा अमाउंट जो अर्थ के सरफेस पे पड़ते ही रिफ्लेक्ट हो गई, उसे बोलेंगे एल्बिडो। और हमारे अर्थ का जो एवरेज एल्बिडो है वो है 35। एल्बिडो पर यूपीएससी ने अक्सर क्वेश्चन पूछा है। एल्बिडो को याद करने का सिंपल तरीका है, जो सरफेस जितनी व्हाइट होगी उसका एल्बिडो या रिफ्लेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए गर्मियों में हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। आप कहें सर आपने तो ब्लैक पहनी टी शर्ट, यहां पे मुझे एसी के रूम में मैं क्लास ले रहा हूं, मैं नेचुरल लाइट की बात कर रहा हूं। व्हाइट कलर के कपड़े सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसलिए फ्रेश स्नो का एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा, ओल्ड का उससे कम, डार्क सरफेस का सबसे कम होगा। कम मतलब ऑब्जर्व ज्यादा कर रही है, रिफ्लेक्ट कम। एल्बिडो ज्यादा मतलब रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है, ऑब्जर्व कम कर रही है। तो ब्लैक ऑब्जर्व ज्यादा करेगा, इसीलिए गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े पहनने के लिए मना किए जाते हैं। देखो इसीलिए क्लाउड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, अर्थ सरफेस।
अर्थ जो हमारा एनर्जी ऑब्जर्व करता है वो 51%, यानी जो सन से एनर्जी चलती है उसमें से केवल 51% ही हमारा अर्थ ऑब्जर्व करता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये सीरीज हमारी चल रही है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सीरीज को आप लोग फॉलो कीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें कमेंट के रूप में जरूर दें। थैंक यू।